हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की ये तीसरी क्लास है। तो अगर आपने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर से देख लें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो हमने लास्ट जो 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, जिसमें हमने देखा था मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। और टीचिंग से रिलेटेड जो मॉडल्स होते हैं, आपका पैडागोजी मॉडल, एंड्रागोजी मॉडल, ह्यूटागोजी मॉडल, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो ये 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं, मॉडल्स हैं, वो सब हम इन 2 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इन 2 क्लास को भी ज़रूर देख लें एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फेजेस एंड मैगजिम्स। फेजेस का मतलब होता है कि टीचिंग फेजेस, टीचिंग के कितने फेज होते हैं, कितने फेजेस में होती है। मैगजिम्स का मतलब होता है सिद्धांत, टीचिंग से रिलेटेड क्या सिद्धांत हैं छोटे मोटे, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, इफ़ेक्टिव टीचिंग कैसे हो सकती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो टीचिंग फेजेस है ना, टीचिंग फेजेस को हम 3 उसमें बांटते हैं। एक होता है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज कौन सा होता है टीचिंग का? प्री एक्टिव फेज़ वो होता है जब हम पढ़ाने से पहले का जो टाइम होता है, जहाँ टीचर प्लानिंग करता है कि कैसे हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है अपने कंटेंट की, ठीक है। तो प्री एक्टिव फेज़ कौन सा होता है? ये प्लानिंग से रिलेटेड होता है, जहाँ पर टीचर प्लानिंग करता है। दूसरा फेज़ होता है फिर इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव का जो फेज़ होता है, यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, उसको समझाता है, ठीक है। रेफर्स टू द कंडक्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अपनी क्लास को पूरा मैनेज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और पढ़ाते टाइम बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोटिवेटिंग जो ये फैक्टर है, ये टीचिंग फेज़ के कौन से फेज़ से रिलेटेड है, तो ये इंटरैक्टिव फेज़ से रिलेटेड है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इंटरैक्टिव फेज़ के बाद आता है पढ़ाने के बाद का जो टाइम होता है, पोस्ट एक्टिव, जहाँ बच्चा अपना रिवीजन करता है, देखता है हमने कितना सीखा, ठीक है। तो पोस्ट एक्टिव फेज रेफर्स टू द फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन, वहाँ पर अपने जो कंटेंट उसने पढ़ा है, नॉलेज गेन करी है, उसको कंसोलिडेट करता है, ठीक है। इवेल्युएट करता है, कंट्रोलिंग। तो आप ये जो कीवर्ड्स हैं इनको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंट्रोलिंग या इवेल्युएटिंग, ये जो टर्म है ये कौन से फेज से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे कि ये पोस्ट एक्टिव फेज से रिलेटेड है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना, वो ऐसे ही पूछा गया है कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ये कौन से फेज से रिलेटेड है, कंट्रोलिंग कौन से फेज से रिलेटेड है, इवेल्युएटिंग कौन से रिलेटेड है, या फिर प्लानिंग जो है, प्लानिंग करता है वो कौन से फेज से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा, तो ये थे हमारे टीचिंग फेजेस। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। मैगजिम्स का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। टीचिंग से रिलेटेड क्या छोटे छोटे सिद्धांत हैं। तो मैगजिम्स क्या है, सिद्धांत क्या है? आर शॉर्ट स्टेटमेंट्स। ये कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं, डेट आर ट्रीटेड एज जनरल रूल ऑफ कंडक्ट, जो कि टीचिंग में एक जनरल रूल का काम करते हैं, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा इनको समझेंगे अच्छे से। देखिए, क्या है मैगजीम्स आपके? पहला है फ्रॉम नॉन टू अननोन। यहाँ पर मैगजीम्स का मतलब ये है कि जब एक टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, तो उसको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या तरीका वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है यहाँ पर? फ्रॉम नॉन टू अननोन। जब भी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो आता है, उसकी जो पहले की नॉलेज है, उसको वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए एक टीचर को, ठीक है। जो स्टूडेंट को आता है, जिस चीज़ से वो नॉन है, उसको उसे पहले बताओ, उसके बाद उसको अननोन चीज़ पर लेकर जाओ, जो भी आपको उसको न्यू नॉलेज देनी है स्टूडेंट को, ठीक है। ये पढ़ाने का सही तरीका होता है। तो फ्रॉम नॉन टू अननोन, नॉन से हमें अननोन पर जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप स्टूडेंट को अननोन चीज़ें बता रहे हो, ठीक है। तो फ्रॉम नॉन टू अननोन, नॉन से अननोन पर हमें जाना है। दूसरा है फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टू लॉजिकल। तो हमें अगर उसको कोई लॉजिकल चीज़ बतानी है, सबसे पहले हमें उसके मन पर काम करना होगा, क्योंकि वो मन से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा समझता है। तो फिजियोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले हमें उसके मन पर काम करना है, मन से रिलेटेड जो चीज़ है वो उसको बतानी है, देन हमें उसे एक लॉजिक पर लाना है, तब हमें उसे लॉजिकल चीज़ बतानी है। तो कहाँ से? फिजियोलॉजिकल से लॉजिकल चीज़ पर पहुंचा जाता है, ठीक है।
तीसरा है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो पहले उसको सिंपल चीज़ें बताएगा, सिंपल से उसे कॉम्प्लेक्स चीज़ पर लेकर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसको बता दी जाए। फ्रॉम इम्प्रिकल टू रेशनल। इम्प्रिकल का मतलब क्या होता है? इम्प्रिकल का मतलब होता है जो चीज़ आपको दिखाई देती है, जिस चीज़ को आप सामने से उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो इम्प्रिकल चीज़ है। ठीक है, और रैशनल चीज़ कोई तर्क है, तर्क दिखता थोड़ी है, तर्क तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ठीक है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? इम्प्रिकल से रैशनल पर लेकर जाएंगे। देन फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी इसके जैसा ही है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपको दिख नहीं रही है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट पर हम जाएंगे। फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर से जनरल पर जाएंगे। पार्टिकुलर का मतलब है अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग डायमेंशन है। जनरल का मतलब है ये एक होल, पूरा एक मतलब सारी चीज़ें एक साथ आ जाना। ठीक है, तो पहले हम ये पार्टिकुलर, ये चीज़ आपको समझाएंगे, ये चीज़ आपको समझाएंगे, ये आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस होल चीज़ के, पूरी चीज़ के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये टीचिंग का स्टाइल है, सिद्धांत है, कुछ भी आप मान सकते हैं। फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शंस, ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इंडक्शन टू डिडक्शंस। बस आप इतना याद रखें कि किस से हमें किस पर जाना है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस का मतलब भी यही है, उसकी हर एक डायमेंशन को समझना। देन सिंथेसिस, इन सबको जोड़ देना आपस में। ठीक है, तो हम एनालिसिस से सिंथेसिस पर जाएंगे। देन फ्रॉम होल टू पार्ट, तो होल टू पार्ट, होल टू पार्ट का मतलब क्या है? आपको कुछ समझना है, जैसे कि सपोज कीजिए एक मोबाइल है आपका, आपको जानना है कि जो ये मोबाइल है इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये बना है। तो पहले आपने इस पूरे मोबाइल को देखा, एक होल चीज़ को देखा, देन आपने इसको खोल दिया, पूरा उसका पार्ट पार्ट कर दिया। ठीक है, तो होल से यहाँ पर पार्ट पर गए, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, आप पार्ट से, पार्टिकुलर से जनरल पर भी जा सकते हैं और होल से पार्ट पर भी जा सकते हैं। तो ये क्या थे? ये मैगजीम्स हैं टीचिंग के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, लर्नर्स। यहाँ पर हमें लर्नर्स के बारे में समझना होगा। लर्नर्स भी फ्रेंड्स आपके दो प्रकार के होते हैं, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग और लर्निंग के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ आप पहले समझिए, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए फ्रेंड्स, जब टीचिंग होती है तो लर्निंग ज़रूर होगी। जहाँ कहीं भी टीचिंग हो रही है तो लर्निंग मस्ट है, लर्निंग ज़रूर होगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर लर्निंग हो रही है तो वहाँ टीचिंग ज़रूर हो। ठीक है, टीचिंग भी हो रही हो, क्योंकि लर्निंग जो होती है, इन व्यक्ति जो होता है वो पूरी उम्र सीखता है। अगर उसके अंदर सीखने की टेंडेंसी हो तो उम्र भर व्यक्ति हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता रह सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हमेशा टीचर होगा। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो आपकी उम्र भर चलती रहती है। ठीक है, हम हमेशा सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें टीचिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस देखना है। देखिए, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग बट ऑल लर्निंग डज नॉट इम्प्लाई टीचिंग। तो यही बात है यहाँ पर, जो हमेशा, जो सभी, जहाँ भी टीचिंग होगी वहाँ पर लर्निंग ज़रूर होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है जहाँ लर्निंग हो वहाँ टीचिंग भी हो रही हो। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट। देखिए, जब टीचिंग होती है तो ये एक सोशल एक्ट है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो एक टीचर कोई पढ़ा रहा होगा, तो एक सोशल एक्ट हो गया ना। लेकिन लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट। लर्निंग तो एक व्यक्ति अपने पर्सनल लेवल पर भी सीख सकता है ना। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि लर्निंग के लिए ग्रुप होगा, ग्रुप में हमारी लर्निंग हो रही है। नहीं, कोई अकेला व्यक्ति भी है, वो अपनी पर्सनल लेवल पर भी लर्निंग उसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि टीचिंग इज़ ए सोशल एक्ट, जबकि लर्निंग क्या है? एक पर्सनल एक्ट होता है। ठीक है, पर्सनल लेवल पर हम सीखते हैं। देन टीचिंग इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड इज ट्रेडिक इन नेचर। देखिए, टीचिंग क्या होता है? ट्रेडिक होता है नेचर में। ट्रेडिक का मतलब क्या है? ट्रेडिक का मतलब ये है, एक तरफ यहाँ पर टीचर होगा, एक तरफ स्टूडेंट होगा, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर होगा, जो टीचर स्टूडेंट को समझा रहा होगा। ठीक है, तो टीचिंग क्या होता है? नेचर में ट्रेडिक होता है, त्रिआयामी होता है। ठीक है, और लर्निंग इज एन एक्टिव इंगेजमेंट इन ए सब्जेक्ट डोमेन। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग एक्टिव इंगेजमेंट होती है किसी स्टूडेंट्स की किसी सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन लर्निंग और टीचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर डिफरेंस है, ये है, आपका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लर्नर। लर्नर के क्या टाइप्स होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दो प्रकार के आपके लर्नर होते हैं, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर क्या होता है? देखिए,
कोई क्लास चल रही है, सपोज़ कीजिए क्लास है, यहाँ पर टीचर हैं, ये स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट तो ये होते हैं, देखिए फील्ड का मतलब समझिए पहले। फील्ड का मतलब होता है क्लास, टीचर, जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, बुक, ठीक है, क्लासरूम, ये सब क्या है, ये एक फील्ड है, सीखने की फील्ड है, ठीक है। तो ये जो क्लास है ना, तो इसमें से जो अधिकतर स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो टीचर के साथ चलना पसंद करेंगे, टीचर जो पढ़ा रहा है उसे सुनेंगे, ठीक है, ठीक है, उतना ही काम करेंगे ये स्टूडेंट्स जो होंगे जितना टीचर बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें से ही कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जो टीचर से हमेशा आगे चलते हैं, जो उनको क्लास काफ़ी स्लो लगती है, जो क्लास में चल रहा है ना काफ़ी स्लो लगती है, तो ये क्या काम करते हैं, ये पहले से ही इन्हें पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो पहले से ही पढ़ते रहते हैं और पढ़ते पढ़ते वो इन सब से क्या हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझेंगे तो जो स्टूडेंट टीचर के साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं खुद से, वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होते हैं, वो डिपेंडेंट हैं अपने टीचर पर, अपने एनवायरनमेंट पर जो उसका है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट पहले से ही अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, खुद से पढ़कर आगे निकल जाते हैं, जिनको क्लास काफ़ी स्लो लगती है, ऐसा होता भी है, हम है ना, आपके साथ भी शायद हुआ होगा। तो अगर ऐसा क्लास के अंदर ही हो गए, ठीक है, क्लास के अंदर ही उनको क्लास काफ़ी स्लो लगेगी, वो अपना पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे पढ़कर, तो ऐसे जो लर्नर होते हैं वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो अपना पहले से ही पढ़ते रहते हैं। उनकी स्पीड इतनी होती है, वो खुद से नहीं करते, ऐसे जो लर्नर होते हैं उनकी स्पीड इतनी होती है कि उनको क्लास स्लो लगती है और वो अपना पढ़कर आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर, पीपल आर बेटर एट लर्निंग सोशल मटेरियल एंड लर्निंग इट इन ए सोशल वे। तो जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होंगे वो सोशली सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, एक ग्रुपिंग में करेंगे, तो वो बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ चलते हैं, ये फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। लेकिन जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर है, पीपल आर लेस रिलायंट, ये कम रिलायंट होते हैं किस चीज़ पर, ऑन बीइंग प्रोवाइडेड विद ए स्ट्रक्चर टू द सब्जेक्ट एंड आर मोर सेल्फ मोटिवेटेड। जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं वो रिलाई नहीं करते ज़्यादा अपने टीचर, अपने सहपाठियों पर, ठीक है, जो उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है सब्जेक्ट का, उस पर वो बिल्कुल रिलाई नहीं करते, ज़्यादा रिलाई नहीं करते, वो ज़्यादा मोर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो पढ़ने के लिए, ठीक है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रकार के आपके लर्नर थे। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं। अब आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब है आपने कितना सीखा। टीचिंग के बाद आपका जो टेस्ट होते हैं ना, उससे हम क्या पता करते हैं कि एक स्टूडेंट ने कितना सीखा, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, उसको कितना आया, कहाँ कमी है। तो ये चीज़ देखिए, इवैल्यूएशन सिस्टम हेल्प्स इन असेसिंग द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो दैट द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी स्केल्ड अप और कंटिन्यूड एंड द बैकलॉग्स कैन बी रिमूव्ड। देखिए, इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, इसमें हमें हेल्प करता है। देखिए, क्या हेल्प करता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि क्या हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हम स्टूडेंट्स को कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीके से पढ़ा पाएँ, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं। और जो बैकलॉग्स होते हैं, जो कमी होती है टीचिंग में, उसको हम रिमूव्ड करते जाते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन इस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप का यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन होता है, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और दूसरा सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो समझते हैं आखिर ये क्या है। देखिए, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है फ्रेंड्स, ये पढ़ाई के दौरान होता है। सपोज कीजिए ये आपका कोई 1 साल का कोई क्लास चल रहा है, तो टेस्ट होते हैं आपके बीच में, ठीक है, ये कोई टेस्ट हो गया, ये कोई टेस्ट हो गया, ये कोई टेस्ट हो गया। तो बीच बीच में जो आपकी पढ़ाई के दौरान टेस्ट होते हैं ना, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है, ठीक है। जबकि जो आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, आप अंतर समझिए, वो कोर्स के एंड में होता है। ये आपका कोई कोर्स है और यहाँ ये एंड में होगा, जितना भी आपने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, वो एंड में चेक किया जाएगा आपको कितना आया। तो सम्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, कोर्स के एंड में एक टेस्ट होता है, जबकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में यहाँ बीच बीच में टेस्ट होते हैं कोर्स के, ठीक है। तो इतना डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा।
देखिए, अब समझते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि बीच बीच में टेस्ट होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू नो द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टेटस। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्योंकि बीच बीच में टेस्ट हो रहे हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, ये जानने के लिए स्टूडेंट का कि लर्निंग स्टेटस क्या है, स्टूडेंट कितना सीख रहा है। ठीक है, इसीलिए तो हम बीच बीच में टेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार ए टीचर कैन सॉरी है ना। देखिए, ए टीचर कैन स्ट्रेटेजी एज टू विच टॉपिक्स नीड मोर एक्सप्लेनेशन एंड वोट आर द टॉपिक्स विच आर क्लियर टू स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर जो एक टीचर होता है ना, उसको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में अभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कौन से टॉपिक हैं जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैन बी कैरिड आउट एट एनी स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, वो जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये किसी भी स्टेज में कंडक्ट कराया जा सकता है। यहाँ किसी भी स्टेज में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो सकता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग की स्पीड को इंक्रीज करता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, बिकॉज बाय दिस ए टीचर कैन आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर ए स्टूडेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये लर्निंग की स्पीड को इंक्रीज करता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि इसके द्वारा एक टीचर को पता चल जाता है, वो आइडेंटिफाई कर पाता है उन एरियाज को जहाँ पर एक स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, इन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स कॉन्टिन्यूअस फीडबैक फ्रॉम द टीचर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूअसली अपने टीचर से फीडबैक मिलता रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप याद रखेंगे। तो इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? क्विज़, जो हम बीच बीच में क्विज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कशंस, जो बीच बीच में डिस्कशन होते हैं। तो ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। फिर है फ्रेंड्स आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सम्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है? कोर्स के एंड में एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, देखने के लिए। तो इट इज़ गिवन एट द एंड, ये आप याद रखेंगे, लास्ट ईयर में ये आया भी है। तो इट इज़ गिवन सम्मेटिव इवैल्यूएशन गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर और यूनिट, ये एंड में जो है होता है। ठीक है, सबमिटिव असेसमेंट एसेस अ स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ ए टॉपिक आफ्टर इंस्ट्रक्शंस। तो जब पूरा क्लास ये कंप्लीट हो जाती है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड में हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, सबमिटिव इवैल्यूएशन, जिससे हमें पता चलता है कि एक स्टूडेंट की कितनी मास्टरी हुई है किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, उसको पढ़ाने के बाद, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन आर मोर रिलायबल दैन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये लाइन आप ज़रूर याद रखना कि जो सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है रैदर दैन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। देखिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है, देखिए ये कोर्स है कोई, यहाँ पर आप कितने, यहाँ पर ये टेस्ट हो रहे हैं, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है और लास्ट में एक फाइनल आपका एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ आप कितना भी 10 में से 10 जो है स्कोर कर लीजिए। ठीक है, लेकिन लास्ट में आप 3 या 5 ही स्कोर कीजिए, तो कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा? ये जो सबमिटिव लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना कि ये। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सबमिटिव इवैल्यूएशन है वो ज़्यादा रिलायबल है दैन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेडिंग फाइनल लर्निंग आउटकम्स। तो जो आपका लास्ट में जो आउटकम्स आता है फाइनली, वो आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने समझा लर्नर्स के बारे में, लर्निंग के बारे में। ठीक है, इवैल्यूएशन के बारे में हमने समझा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमिटिव इवैल्यूएशन। अभी हमें एक न्यू टॉपिक के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर नया टॉपिक है मेजरिंग वेरिएबल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है? किसी चीज़ को मापने के जो वो होता है, स्केल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम 4 स्केल्स की बात करेंगे मेज़रमेंट की। ठीक है, मेज़रमेंट, मापना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर 4 स्केल हैं आपके। पहला स्केल है आपका नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है? देखिए, द नंबर्स सर्व एज टैग्स और लेबल्स टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स विदाउट रैंकिंग। ये चीज़ आप याद रखेंगे। जो नॉमिनल स्केल होगा ना, उसमें कोई रैंक नहीं होती, रैंक मायने नहीं करती। देखिए, आपने कोई लिस्ट बनाई है,
1 2 3 4 5 कर, ठीक है। बस ये एक नॉर्मल लिस्ट है, यहाँ पर कोई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो पहले वाला सामान है या पहले वाली चीज़ है वो तीसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये 5 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंकिंग नहीं है, विदाउट रैंकिंग, बस ऐसे ही हमने एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। ये नॉमिनल स्केल होता है। नॉमिनल स्केल में रैंक होती है क्या? नहीं। तो नॉमिनल स्केल में रैंक नहीं होती है, ठीक है। देखिए, दूसरा है आपका ऑर्डिनल स्केल। फ्रेंड्स, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर रैंकिंग ऑफ डेटा मायने रखता है, बट विदाउट एस्टैब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन दैम। देखिए, यहाँ पर रैंक होती है 1 2 3 4, इस तरीके से रैंक होती है ऑर्डिनल स्केल में। जो 1 है, नो डाउट कि वो दूसरे से बेटर है, दूसरा जो है वो तीसरे से बेटर है, ठीक है। तो रैंक तो यहाँ पर होती है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि जो पहला है वो दूसरे से कितना बेटर है, तो कोई डिग्री नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा तीसरे से कितना बेटर है, तो कोई डिग्री यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। इन चीज़ों को हम एक टेबल में समझेंगे अभी आगे। बस अभी आप इतना समझिए कि नॉमिनल स्केल में तो रैंकिंग ही नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती है, लेकिन कोई डिग्री नहीं होती। आप ये नहीं बता सकते कि इनके बीच में ये कितना बेटर है एक दूसरे से, ठीक है। तीसरा है फिर आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल विदाउट ए ट्रू जीरो पॉइंट। देखिए, इंटरवल स्केल में फ्रेंड्स रैंकिंग भी होती है, और आपका ये भी आपको पता चलता है कि ये मतलब एक दूसरे से कितना बेटर है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री भी होती है एक तरीके से, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है इंटरवल स्केल में, यहाँ पर कोई ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। ट्रू जीरो पॉइंट क्यों नहीं होता? देखिए, जैसे ये 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जीरो से इधर भी माइनस में चीज़ें जाने लगती हैं, ठीक है, -1 -2 -3। तो ये जो जीरो है ना, यहाँ पर ये ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीरो से नीचे भी चीज़ें जा सकती हैं माइनस में, ठीक है। चौथा है आपका रेशो स्केल। रेशो स्केल जो है ये टॉप लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। इसमें रैंकिंग भी होती है, इक्वल डिस्टेंस भी होती है, और एक ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है आपका रेशो स्केल में, ठीक है। तो आप इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। देखिए, अभी एक टेबल से हम समझते हैं ये चारों स्केल्स को, ठीक है, जो चीज़ें आपको इनमें याद रखनी है। देखिए, नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल में क्या रैंकिंग होती थी? नहीं, ठीक है, नो। क्या इक्वल डिस्टेंस हम पता कर पाते थे कौन सा किससे कितना बेटर है? नहीं। तो यहाँ पर हम नो है, इसका भी इक्वल डिस्टेंस नो। क्या ट्रू जीरो पॉइंट होता था? तो नो। दूसरा, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होती थी, यस रैंकिंग होती थी, लेकिन इक्वल डिस्टेंस यहाँ भी नहीं होता था, और ट्रू जीरो पॉइंट यहाँ भी नहीं होता था। इंटरवल स्केल में रैंकिंग होती थी, यस इक्वल डिस्टेंस भी होता था, लेकिन ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता था, ठीक है। रेशो स्केल में रैंकिंग भी होती थी, यस इक्वल डिस्टेंस भी यस, ट्रू जीरो पॉइंट भी यस। तो इस टेबल से आप ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं सीआरटी और एनआरटी। सीआरटी का मतलब होता है क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्टिंग, ठीक है, और एनआरटी का मतलब होता है नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो समझते हैं आखिर ये क्या है। देखिए, आखिर क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर एक फिक्स्ड, पहले से ही एक फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर 33% अगर आप लाते हैं किसी एग्ज़ाम में तो आप पास हो जाएंगे, अगर आप नहीं लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो ये एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इस प्रकार के जो टेस्ट होंगे इसमें प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होगा कि 33% पर आप पास होंगे, अदरवाइज आप फेल होंगे। तो यहाँ पर जो एक स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड को भी यहाँ पर पास करवा सकते हैं, उसको बता सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो भी पास हो जाएगा और आप भी पास हो जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो सीआरटी होता है इसका जो स्कोर है वो परसेंटेज में आता है, ठीक है, इसका स्कोर परसेंटेज में आता है। दूसरा है आपका नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्टिंग। तो जो एनआरटी है, जो नॉर्म रिफरेंस्ड टेस्टिंग है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कंपेयर किया जाता है ए स्टूडेंट्स नॉलेज और स्किल्स टू द नॉलेज और स्किल्स ऑफ द ग्रुप। यहाँ पर एक स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल को जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप ने, उनसे यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड
फ्रेंड को भी बताएं। अगर उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएं, ठीक है। तो जो एनआरटी होता है यहाँ पर कोई पहले से एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता, जैसे कि एग्ज़ाम में हमारी कट ऑफ आती है, ठीक है। तो कट ऑफ डिपेंड करती है कि किसने सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। जो टॉप पर बच्चे होंगे उन्हीं को लिया जाता है। तो यहाँ पर कोई पहले से फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपने इतने लिया है तो आप पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, प्रभाव पड़ता है। और आप यहाँ पर याद रखेंगे जो एनआरटी होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, इसका जो स्कोर है वो परसेंटाइल में आता है, ठीक है। इसका स्कोर परसेंटाइल में आता है, जबकि जो सीआरटी था उसका परसेंटेज में आता था, ठीक है। तो नया टॉपिक हम देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो ये क्या है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? देखिए फ्रेंड्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम provides an opportunity for the students to choose course फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। तो जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है अपने कोर्स को चूज़ करने की। आपको जो पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस कोर्स को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द कोर्स कैन बी इवेल्यूएटेड फॉलोइंग बाई ग्रेडिंग सिस्टम। और जो आपका कोर्स आप जिसको भी चूज़ करते हैं उसको कैसे इवेल्यूएट किया जाएगा? तो ग्रेडिंग सिस्टम में उसको इवेल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो स्टूडेंट को अपने पसंद के कोर्स को चूज़ करने की अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ और ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। देखिए अभी है हमारा एक न्यू टॉपिक टाइप्स ऑफ टेस्ट। यहाँ ये जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ ना, सारे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूसली इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने फील किया होगा कि एक क्लास में ही काफ़ी सारे टॉपिक्स, शायद जिन पर अलग अलग क्लास आ सकती थी, मैंने एक क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं 21 फरवरी से, और काफ़ी पास हैं, तो इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट के भी कई सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? देखिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये किसी भी कोर्स के बीच में होता है, ठीक है, बीच बीच में होता रहता है। क्यों होता है? फॉर इम्प्रूवमेंट, ताकि उस कोर्स को हम बेटर बना पाएँ, ठीक है। जो भी फाइंड आउट दी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है कोर्स के बीच बीच में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इट इज़ परफॉर्म्ड टू नो वेयर द लर्नर इज़ लैगिंग बिहाइंड। ये टेस्ट जो है परफॉर्म्ड किया जाता है किस लिए? ये चीज़ जानने के लिए जो लर्नर है वो कहाँ पर पीछे रह रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये बीच बीच में होता है। दूसरा है आपका प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये फ्यूचर के आउटकम्स को पता लगाने के लिए होता है, बस आपको यहाँ पर इतना ही याद रखना है। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इट हेल्प्स टू नो द पोटेंशियल ऑफ द लर्नर आफ्टर द कोर्स। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये लर्नर की पोटेंशियल को जानने के लिए होता है, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देन अचीवमेंट टेस्ट, बस आप थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। देन अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट इट इज़ डन टू मेजर द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कोर्स आर अचीव्ड। हमारे जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव था, क्या हमने उसको अचीव किया, उस चीज़ के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। देन है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है टू एक्सेस द जनरल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन की एक जनरल एबिलिटी, जनरल योग्यता को चेक करने के लिए ये होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है? यहाँ पर दो प्रकार की परफॉर्मेंस की बात होती है, एक होती है टिपिकल परफॉर्मेंस और एक होती है मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? देखिए टिपिकल परफॉर्मेंस जो होती है वो ये होती है, सपोज कीजिए आपका एग्ज़ाम है और ये पूरा साल है, तो आपने हर दिन कैसे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है? आप आराम से रहे होंगे, ठीक है, आराम से चाय पी, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा खा लिया, थोड़ा खेल लिया इधर उधर, ठीक है। तो पूरे वर्ष जो आपका डेली रूटीन है, रेगुलर बेसिस पर आपका जो है कैसी परफॉर्मेंस रहती है, वो आपकी टिपिकल परफॉर्मेंस कहलाती है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ जाता है, सपोज़ कीजिए 5 दिन बचे हैं, तब आप अपना एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने की
बात करते हैं या चाहते हैं देना, ठीक है। अब कैसे तैयारी करें, कितना पढ़ लें जो हमारा एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहलाती है। तो टिपिकल परफॉर्मेंस इज़ हाउ एन एम्प्लॉय, या फिर किसी भी कोई कर्मचारी भी हो सकता है, ठीक है। तो इज़ हाउ एन एम्प्लॉय परफॉर्म्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पर कैसे परफॉर्म करता है, ये टिपिकल परफॉर्मेंस में आता है, ठीक है। तो ये जो रेगुलर बेसिस पर काम हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो टिपिकल परफॉर्मेंस में आता है। जबकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस इज़ हाउ वन परफॉर्म्स व्हेन एक्सर्टिंग एज मच एज एफर्ट्स एज पॉसिबल। जब कोई चीज़ हमारा एग्ज़ाम सपोज कीजिए पास आता है, तो हम कितना अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाते हैं, ये हमारा एज मच एफर्ट एज पॉसिबल, हम मैक्सिमम एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहलाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटीज़। तो जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, वो जो एग्जामिनी है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी एक अपर लिमिट को चेक करने के लिए, उसकी नॉलेज और एबिलिटी की जो अपर लिमिट है उसको चेक करने के लिए होता है आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। जबकि टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट जो है आर डिज़ाइंड टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामी, ठीक है। उसका जो डेली बेसिस पर बिहेवियर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एग्जामिनी की, वो हमारा टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट में आता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका एक होता है हायर ऑर्डर क्वेश्चन, एक होता है लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर इस चीज़ से समझ सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस के प्रकार। तो जो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप सिंपल शब्दों में समझे, तो यहाँ पर आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, ठीक है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी रटी रटाई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काम नहीं आती, ठीक है। तो हायर ऑर्डर क्वेश्चन पुट एडवांस्ड कोग्निटिव डिमांड ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। कोग्निटिव का मतलब बुद्धि से होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट से कोग्निटिव डिमांड की जाती है कि वो बुद्धि लगाकर प्रश्न को सॉल्व करे। स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर जस्ट बाय सिंपल रिकलेक्शन और बाय रीडिंग द इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपनी रटी रटाई इन्फॉर्मेशन को रिकलेक्शन करके इसका आंसर नहीं दे सकता है हायर ऑर्डर क्वेश्चंस का, ठीक है। जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं आर दोज दैट रिक्वायर ब्रीफ थॉट एंड ए बेसिक अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑलरेडी लर्नड सब्जेक्ट। जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपने रटा हुआ है, कोई डेट वगैरह, तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकॉल करने पर, उसको याद रखने पर, ठीक है। तो ये आपके लोअर ऑर्डर क्वेश्चन हो गए। एक होता है आपका कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एक होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, दोज डैट रिक्वायर अ सिंगल रिस्पॉन्स और आंसर। जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, आप एक वर्ड में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्स में इसका आंसर दे सकते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन टिपिकली स्टार्ट विद, देखिए ये वर्ड आप याद रखेंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ ये हु, वॉट, वेयर, व्हेन, ऐसे वर्ड के साथ ये स्टार्ट होते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक होते हैं आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दे प्रमोट द डिस्कवरी ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज और आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ये मल्टीपल रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, बस आप ये वर्ड समझ लीजिए, ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस यूजुअली बिगिन विद, देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना डाइवर्जेंट, ये यूजुअली कैसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हाउ, कुड, व्हाट, माइट और सपोज, ऐसे वर्ड के साथ ये स्टार्ट होते हैं। फिर एक होता है आपका प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको एक डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो process type questions are designed to test the depth of your knowledge about a subject। तो यहाँ पर भी डेप्थ नॉलेज की डिमांड करते हैं जो प्रोसेस टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी बुद्धि का आपका यहाँ पर भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। रटने से या मेमोरी में कुछ भी ऐसे याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। तो ये कुछ टाइप्स थे क्वेश्चंस के, यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे, इसीलिए हमने इसको डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, थ्योरी थी, मॉडल्स थे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है इस क्लास के साथ में, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि आगे भी ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।